सो हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है फ्यूजन क्लासेस के अंदर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन बिकॉज़ आप इस वीडियो को इतना देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है, सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम आ रहे हैं दूसरे लेसन के ऊपर जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। मतलब इस लेसन के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, पहला तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ और दूसरा रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। एक तो कॉलोनियलिज्म इन एशिया, कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, और क्या क्या फैक्टर्स है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक, सबको चाहिए पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसके बाद मिलिट्री का यूज कैसे करके यहाँ पे कंट्रीज ने एक्सपांड किया, कैसे दूसरे को एक्सप्लॉइट किया। तीसरा यहाँ पे ग्रुपिज्म का मतलब टीम बनाया, सीक्रेट प्लान बनाया और एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद फेंका, मतलब गोला मार दिया। चौथा यहाँ पे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का सहारा लेकर कैसे एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, कैसे दूसरे के ऊपर बॉम्बार्डिंग किया और कैसे अपने कारनामों को जस्टिफाई किया। चौथा यहाँ पे है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। देखो आग में घी डालने का काम हमेशा मीडिया ही करती है। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है तो न्यूज़पेपर में लिखना स्टार्ट करो, बिकॉज न्यूज़पेपर क्या होते हैं ना कि मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और हर 10 में से 8 या 7 व्यक्ति न्यूज़पेपर प्रीफर करता है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए या समझने के लिए। और लास्ट यहाँ पे फिलोसफी ऑफ वॉर। अब यहाँ पे जो उस समय कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, द पीपल हु वर वेरी मच इंटेलिजेंट, दे वर जस्टिफाइंग एंड दे वर सेइंग दैट वॉर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। ठीक है, पहला टॉपिक यहाँ पे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन क्या था। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1914 में, ठीक है, और खत्म कब होता है 1919, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट। रशियन रेवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपको शॉर्ट थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी हम फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। बट रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1917 में। और रशिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं जो डिमांड करते हैं कि रशिया के अंदर जो राजशाही है या फिर जो मोनार्की है वो पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए एंड द डेमोक्रेसी शुड बी एंटर इनटू द रशिया। उनका नाम था लेनिन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और एक था स्टालिन। स्टालिन बाद में जाके रशिया का राष्ट्रपति भी बनता है, प्रेसिडेंट भी बनता है टिल 1953, काइंड ऑफ वो भी डिक्टेटर ही बनता है। एंड रशिया क्या लाता है आफ्टर जो रशियन रेवोल्यूशन, रशिया में आता क्या है, तो रशिया में आता है सोशलिज्म। नवोल्ड में सोशलिज्म क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा फर्दर टॉपिक्स में। पहले हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे, कॉलोनियलिज्म इन एशिया क्या था, कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका क्या था, ठीक है। समझ लीजिए आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, वो कॉमन ये है कि आईएसएम लगा है, समझ पा रहे हैं। आईएसएम का मतलब क्या होता है, तो आईएसएम का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आईएसएम का मतलब होता है थॉट्स, विचारधारा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना गांधीज्म, है कि नहीं, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सब में क्या लगा है, हिंदुइज्म, सिखिज्म। तो यहाँ पे लगा है आईएसएम लगता है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट थॉट्स। जैसे मान लीजिए कल को मैंने कोई थॉट्स क्रिएट कर दिए सोसाइटी के अंदर, तो मेरे बारे में लोग बोलेंगे दैट आई फॉलो प्रोविनिज्म। आईएसएम लगा बिकॉज नाउ पीपल आर फॉलोइंग माय थॉट्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म इन एशिया कैसे हुआ, तो इस बात का बहुत अच्छे समझ लीजिए। देखिए कॉलोनीज बनना कब स्टार्ट होती है, तो बेसिकली यहाँ पे 1760s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। कहाँ पे, इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या, फैक्ट्री सिस्टम आना स्टार्ट होता है। अब जब फैक्ट्री सिस्टम इंग्लैंड में आना स्टार्ट होता है तो फैक्ट्री में आप कुछ चीज मैन्युफैक्चर करेंगे ना, कोई चीज बनाएंगे, और जब बनाएंगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए रिसोर्सेज। अब अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज कहीं से लाएंगे या नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। सेम चीज यहाँ पे होता है कि स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे, इंग्लैंड में, और उसका असर कहाँ पे दिखता है, एशिया में। बिकॉज एशिया क्यों इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, बिकॉज एशिया के पास था मिनरल्स, एशिया के पास था रिसोर्सेज, एशिया के पास था फैसिलिटी, और इसीलिए यहाँ पे एशिया बना कॉलोनी। अब एशिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि इंडिया कॉलोनी बना, चाइना कॉलोनी बना, वियतनाम कॉलोनी बना, मतलब ईस्ट एशिया बना, साउथ ईस्ट एशिया बना, ये सारी कंट्रीज कॉलोनी बनी। क्यों, बिकॉज इनके पास था रिसोर्सेज, और इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो वेस्टर्न कंट्रीज थी लाइक यूरोप था वो पूरी तरीके से क्या, वो प्रोग्रेसिव बना। मतलब आज आप देख रहे हैं जो लंदन है वो किसके चलते, ओनली बिकॉज ऑफ अस। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इंग्लैंड ने हमारे पास से 46 ट्रिलियन लूटा है। कितना, 46 ट्रिलियन। अगर मान लीजिए इंग्लैंड वाले इसको वापस भी करना चाहेंगे ना तो कम से कम 200 साल लग जाएगा इसको वापस करने के। दिस मच अमाउंट दे हैव बीन लूटेड फ्रॉम अस। तो एशिया बना, चाइना बना, अब चाइना भी कॉलोनी बना, और चाइना में दो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर हुए। एक तो हुआ ओपियम वॉर 1842
1842 में, और दूसरा हुआ सेकंड ओपियम वॉर समवेयर एक्चुअली 1849 में। बिकॉज इंग्लैंड ने क्या स्टार्ट कर दिया, इंग्लैंड ने बेसिकली चाइना के अंदर ओपियम की एंट्री स्टार्ट कर दी, ओपियम बेचना स्टार्ट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस चाइना का जो मोनार्की है, चाइना का जो सिस्टम है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। अब यहाँ पे देखना है एशिया तो क्यों बना, बिकॉज देखिए आप समझ पा रहे हो ना ध्यान से, तो दो कॉन्टिनेंट्स खास करके यहाँ पे एक्सप्लोर हुए हैं बिकॉज ऑफ द कॉलोनिज्म एंड दे फेस द कॉलोनियलिज्म। एक तो है अफ्रीका और दूसरा है एशिया। ये दो कंट्री के पास बहुत ही भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज हैं एंड दैट्स व्हाई ये बनते हैं कॉलोनीज। अच्छा, कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? कॉलोनीज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल करती है पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, और उस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करती है अपनी कंट्रीज के बेटरमेंट के लिए, उसको बोलते हैं कॉलोनी। जैसे इंग्लैंड ने किसको एक्सप्लॉइट किया? इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। किसके लिए? इंडिया की बेहतरी के लिए नहीं, किसकी बेहतरी के लिए? इंग्लैंड की बेहतरी के लिए। आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब इंग्लैंड हमारी कंट्री में आया था ना, उस वक्त इंग्लैंड में खाली लंदन में खाली झोपड़पट्टियां थी, कंप्लीटली वहां पे हट्स थे, बट यहाँ पे इंडिया का रिसोर्सेज यूज करके दे बिकम वेरी मच रिच। और आगे बोलते हैं कि नॉर्मली हमारे पास ये है वो है, सब लूटा हुआ है, ये सब चोर लोग हैं, ठीक है। अफ्रीका में भी सेम चीज हुआ, अफ्रीका के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको लूटा गया एंड फाइनली देखो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं लूटा है, सारी यूरोपियन कंट्रीज ने हमको लूटा है, ठीक है। इटली ने लूटा है किसी को, जर्मनी ने भी लूटा है किसी को, फ्रांस ने भी लूटा है किसी को, इंग्लैंड ने भी लूटा है किसी को। हाँ, ये बात अलग है कि जो नॉर्मली हाई अमाउंट ऑफ जो एक्सप्लॉइटेशन किया है वो इंग्लैंड ने किया है, इसीलिए उसका नाम नॉर्मली मेन लिस्ट में आता है, अदरवाइज सभी लोगों ने लूटा है। अफ्रीका के ऊपर बहुत सी कंट्रीज ने रूल किया है, इंडिया के ऊपर भी फ्रांस ने क्या पे रूल नहीं किया, बट इन अ वेरी स्मॉल एरिया। क्या पोर्चुगीज ने पे रूल नहीं किया, बट इन अ वेरी स्मॉल एरिया। लार्ज स्केल एरिया में जिसने रूल किया था वो था इंग्लैंड एंड दैट्स व्हाई। तो ये कॉलोनीज था, एशिया में कॉलोनी बना और अफ्रीका में कॉलोनी बना, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि फैक्टर कॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीजन क्या था? मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊं ना तो क्या रीजन था, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्री, ग्रुपिज्म, नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर। समझ लेते हैं क्या क्या है वन बाय वन, सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या रीजन है उसके पीछे। तो देखो सबसे पहले आप समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीजन क्या था। फिलोसफी वॉर के बारे में सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। तो देखिए क्या होता है ना कि भाई साहब होते हैं जिनका नाम रहता है बहराती। अब बहराती जो भाई साहब होते हैं वो अपनी मस्त रानियों के साथ घूमने निकलते हैं। कहाँ पे? वो घूमने जाते हैं सर्बिया में। और वो प्रिंस कहाँ के होते हैं? तो ही वाज द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया। अब जैसे ही भाई साहब सर्बिया के अंदर घुसते हैं ना, उनके ऊपर गोला मार दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर बमबारी की जाती है एंड ही डेड, वो मर जाते हैं, उनकी रानी उनको छोड़ के भाग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सर्बिया के अंदर उनके ऊपर अटैक होता है, ही डाइड, और जब वो मर जाते हैं तो मरे किसके अंदर है? सर्बिया के अंदर है। अब सर्बिया का तो यहाँ पे क्या बन रहा था, सर्बिया का तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा था उनको प्रोटेक्शन देने का, बट क्या सर्बिया दे पाया? नहीं दे पाया। और यहाँ पे जब बहराती का डेथ होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन बिकम वेरी मच टेंस। और सर्बिया के अंदर एक आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम रहता है ब्लैक हैंड। अब ये ब्लैक हैंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया होता है कि हमने मारा है बहराती को। अब बहराती तो यहाँ पे निकल पड़े, वो तो जन्नत को प्यारे हो गए। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया ये बोलता है कि आपने हमारे प्रिंस का मर्डर किया है, तो हमें सर्बिया में जो ब्लैक हैंड है उसके जितने मेंबर हैं वी वांट देम टू बी सरेंडर। हम सर्बिया से यही चाहते हैं कि सर्बिया जो है वो ब्लैक हैंड्स को सरेंडर करवा दे, हमको सबमिट कर दे। बट यहाँ पे सर्बिया मानता है नहीं, ठीक है। सर्बिया बोलता नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये बोलता है कि अगर सर्बिया ब्लैक हैंड्स के लोगों को हमारे पास सरेंडर नहीं करवाता, हमको ओवरहैंड नहीं करता, हैंड ओवर नहीं करता, तो हम नॉर्मली अटैक करेंगे किसके ऊपर? सर्बिया के ऊपर। धीरे धीरे माहौल ऐसे बिगड़ते जाता है, सर्बिया उसके ऊपर ब्लेम लगाता है, ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो भाई सब है फिलोसफी वॉर वाले, ये लोग क्या बोलना स्टार्ट करते हैं कि वॉर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वॉर जो है दूसरे के लिए अच्छा है, वॉर होगा तभी कंट्री का ताकत पता चलेगा, तभी कंट्री की एनर्जी पता चलेगी, एंड दैट्स व्हाई वॉर इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे थॉट्स चलते हैं जैसे कि वॉर इज वेलफेयर, वॉर इज वेलफेयर, इस तरह के नॉर्मल थॉट्स होना स्टार्ट होते हैं। वॉर इज इंपॉर्टेंट, क्यों वॉर इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ फिलोसफी वॉर में ये बताया जाता है कि भाई जो भी यहाँ पे सर्बिया कर रहा है दैट इज वेरी मच गुड, और नॉर्मली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो करने जा रहा है वो भी अच्छा है, मतलब दोनों कंट्रीज अपने आप को है ना सही ठहराती हैं और यहाँ पे सिचुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेन कॉज है यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो ये है कि यहाँ पे जो बहरादीन होता है उसका मर्डर हो जाता है इन सर्बिया बाय द ब्लैक
हैंड्स, ये फर्स्ट कॉज होता है। अब यहाँ पे आता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। अब इकोनॉमिकल फैक्टर का क्या मतलब मैं आपको बताऊं। इंग्लैंड हमारी कंट्री में क्यों आया? पूजा करने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। फ्रांस हमारी कंट्री में क्यों आया? पैसे कमाने के लिए। क्या वो पैसे जब कमा रहे थे तो क्या उन्होंने हमसे मतलब हमारी हेल्प की? नहीं, उन्होंने हमारे पैसों को लूटा, उन्होंने हमारे पैसों का मिसयूज किया, मतलब कि हमारे रिसोर्सेज का मिसयूज किया फॉर देयर बेटरमेंट। अच्छा, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 200 साल पहले स्टार्ट हुआ है उसके चलते हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ है, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। नंबर 1 इफेक्ट कि सबसे पहली बात यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ? माइग्रेशन। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा? बिकॉज फैक्ट्रियां कहाँ बनी? फैक्ट्रियां बनी सिटीज के अंदर। तो फैक्ट्रियां सिटीज के अंदर बनेंगी और यहाँ पे जो सारा जो पॉपुलेशन था उस टाइम के अंदर 99% वो गांव में रहता था, खेती कर रहा था। तो अब यहाँ फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो वर्कर्स यहाँ पे माइग्रेट करके सिटी में आएंगे या नहीं आएंगे? तो माइग्रेशन हुआ नंबर 1। अब सिटीज जो थी वो गांव से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर थी, ठीक है। तो क्या अब वो वर्कर्स वापस अपने घर डेली अप डाउन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब वो वर्कर्स, अब वो लेबर्स उसी शहर में रहना प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे माइग्रेशन स्टार्ट होता है तो शहरों की तरफ यहाँ पे क्राउड बढ़ना स्टार्ट होता है या नहीं स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है। अब जब क्राउड बढ़ना स्टार्ट होता है तो क्राउड बढ़ेगा तो हाइजीन का प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे हाइजीन का प्रॉब्लम होगा तो डिसीज होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। अब यहाँ पे जब डिजीज होना स्टार्ट होता है, दूसरी बात, अब माइग्रेंट वर्कर यहाँ पे शहरों में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब ज्यादा हो चुके हैं तो यहाँ पे जगह जो है शहरों में जो जगह श्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है? सिकुड़ रहा है, मतलब कम जगह पे ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आप शहरों में फ्लैट्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिकॉज शहरों में क्या है कि जगह तो है कम और लोग हैं ज्यादा। अब जब लोग यहाँ पे ज्यादा हैं तो यहाँ पे लोग छोटे छोटे मकानों में रहना प्रीफर करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? आज आप देख पा रहे हैं कि आप 2 BHK 3 BHK के माचिस के डब्बों में रह रहे हैं और उसका प्राइस कितना दे रहे हैं? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, डिपेंड ऑन द एरिया और डिपेंड ऑन द स्टेट, है कि नहीं? लेकिन वही सेम आप जब गांव में जाते हैं तो आपका घर कितना बड़ा होता है? Why? Reason being is very much simple because वहाँ पे उतना भीड़ नहीं है, वहाँ पे इतना लेबर नहीं, वहाँ पे नॉर्मली कोई क्राउड नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में रह रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आपको बेघर किया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आपको यहाँ पे क्या कर दिया? आपको यहाँ पे मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया टू लिव इन ए स्मॉल एरिया। और आज आप देख पा रहे हैं कि आप माचिस के डब्बों में रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है इंग्लैंड में, लेकिन गेम कहाँ पे होता है? एशिया में, इंडिया में और अदर कंट्रीज में। तो इसीलिए आज आप फ्लैट्स ले रहे हैं 30 लाख का, 40 लाख का। आप 30-40 लाख अपने गांव में ले लीजिए, वहां पे घर बनवाइए। वाई? बिकॉज वहां पे आपको 30-40 लाख में अच्छा बंगला बन जाएगा। रीजन इज वेरी मच सिंपल, बिकॉज गांव में जमीन ज्यादा है और वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है। नंबर 1 इकोनॉमिकल फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि बिकॉज ऑफ द मनी, सब पैसे के लिए। भाई फैक्ट्री होंगी तो सिंपल से सबको ट्रेड करना है, सबको मुनाफा कमाना है, तो पैसा तो सबको चाहिए ही चाहिए। अब इंग्लैंड में ये बात मालूम पड़ता है कि भाई इंडिया में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब इंडिया को पूरी तरीके से अगर कैप्चर करना है, अगर इंडिया के रिसोर्सेज को मन मर्जी दादागिरी से अगर कैप्चर करना है तो उसके लिए हमको मिलिट्री चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अब जितने ज्यादा रिसोर्सेज आप चाहेंगे, जितने ज्यादा रिसोर्सेज पे आप कब्जा करना चाहेंगे, जितने ज्यादा कंट्री पे आप कब्जा करना चाहेंगे, आपको अपनी मिलिट्री बढ़ानी पड़ेगी या नहीं बढ़ानी पड़ेगी? बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। बिकॉज जिसका ज्यादा मिलिट्री होगा ही और शी कैन बी कैप्चर मोर नंबर ऑफ थिंग। हमारी आज की जो इंडियन आर्मी है 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, ठीक है। तो हमारी आर्मी पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को इजीली कैप्चर कर सकती है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पीपल इंक्लूड इनटू द व्हाट आई कैन से मिलिट्री, दैट अमाउंट ऑफ एरिया यू कैन कैप्चर। बात समझ में आ रही है आपको? तो सभी लोगों ने क्या किया? अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर, अपनी मिलिट्री को बढ़ाने पे बहुत ध्यान दिया। तो जितनी ज्यादा मिलिट्री होगी, जितनी ज्यादा मिलिट्री में लोग होंगे, उतना मिलिट्री पावरफुल होगा। और जब मिलिट्री पावरफुल होगा तो बाय यूजिंग दैट मिलिट्री वी कैन कैप्चर द एरियाज, ठीक है। अब यहाँ पे जब पैसा होगा, अगर इकोनॉमी आपका मजबूत होगा ना तो आपके पास पैसा होगा, और जब आपका इकोनॉमी मजबूत होगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगा, और जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगा तो आपका क्या मजबूत होगा? आपकी मिलिट्री मजबूत होगी। बिकॉज यहाँ पे आप देख लीजिए सब कुछ, पूरे स्टेट्स को किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, मनी, अपना सपना मनी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे ग्रुपिज्म। अब ग्रुपिज्म का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहली बात क्या हुआ ना कि सर्बिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि टेंशन स्टार्ट हो गया। तो कुछ कंट्री जो थी वो सर्बिया को सपोर्ट कर रही थी और कुछ कंट्री ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही थी। अब इन्होंने ग्रुप बनाने स्टार्ट किया। उन्होंने बोला भाई एक काम कर यार, मेरे पर अटैक होने वाला है, तू मेरे साथ आ जा। तो उसने बोला मेरे को क्या मिलेगा? तू जो बोलेगा वो मैं तेरे को दे दूंगा, तू भी मेरे साथ आ जा। यहाँ पे हर कंट्रीज ने टीम बनाना स्टार्ट कर दिया। तो 2 तरह के पावर बने, एक तो नॉर्मली बना वहां पे एक्सिस पावर और दूसरा बना एलाइड पावर, ठीक है। एक्सिस पावर और एलाइड पावर मतलब ग्रुप बनाने स्टार्ट किया कि ये तेरी टीम है, ये मेरी टीम है, ठीक है, और दोनों में मारामारी होने वाला है, मैच स्टार्ट होने वाला है।
तो ये था ग्रुपिज्म। सीक्रेट ट्रीटी साइन होना स्टार्ट हुई, ताकि नॉर्मली जर्मनी फ्रांस के खिलाफ कुछ कर रहा है, इटली जर्मनी के खिलाफ कुछ कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुपिज्म स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टीम बनना स्टार्ट हुई और मारा मारी का पूरा गोला बारूद, पूरी टीम रेडी थी कि फोड़ डालेंगे तोड़ डालेंगे, इस तरह की चीजें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आते हैं नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कंट्री उस समय में यूनाइटेड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब आजाद हो जाती हैं या फिर यूनाइट हो जाती हैं। जैसे जर्मनी कब यूनाइट होता है? 1872 में। और जर्मनी को यूनाइट करने वाला व्यक्ति कौन है? बिस्मार्क, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मली बेलारूस है या फिर आप बोल सकते हैं बेल्जियम है, बेल्जियम जो होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है? वो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हर कंट्री अपना इंडिपेंडेंस डिमांड करती है। हर कंट्री बोलती है, एक कंट्री बोलती है अगर उस कंट्री को हमको कैप्चर करना है तो हमें ज्यादा मिलिट्री चाहिए। तो यहाँ पे फायर्स नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म, जैसे वी आर द बेस्ट, वी आर द ओनली कंट्री। जैसे हिटलर भाई साहब का अपना ख्वाब था ना कि हम पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करेंगे, और हिटलर भाई साहब को दूसरा सिकंदर बनना था। वो ये बता रहे थे कि भाई अमेरिका हमारा डाइनिंग टेबल बनेगा, पूरे यूरोप को कैप्चर करेंगे, और वी आर द आर्यन, जर्मनी इज बेस्ट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर गिवन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रोल ऑफ न्यूज़पेपर। अब ये भाई साहब हम तो महान काम किया। अब देखिए सर्बिया अपना न्यूज़पेपर छाप के ये बोलता कि हमने उसका है ना, हमने गोला मार दिया उस पे, उसकी चीजें नष्ट कर दी, तबाह कर दी। ऑस्ट्रेलिया वाले अपना मतलब न्यूज़पेपर छापते। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूज़पेपर वाले और आग में घी डाल रहे थे, मतलब अगर वॉर नहीं भी होगा ना तो भी न्यूज़पेपर वाले और मीडिया वाले कराने को तैयार थे। वो यही बोलने को तैयार थे कि ये कांड हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर बम मार दिया, इसके ऊपर गोला मार दिया, सर्बिया की गलती है। सर्बिया किसकी गलती बोलता? ऑस्ट्रेलिया की गलती बोलता। ऑस्ट्रेलिया किसकी गलती बोलता? सर्बिया की गलती बोलता। तो इस तरह की चीजें वहां पे अब चलने लग गई थी। मतलब न्यूज़पेपर वाले ने पूरा काम किया कि भाई वॉर हो चाहे ना हो, लेकिन मेक श्योर कि हम तो सारा वॉर करा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और कैसे कराएंगे? रोज छापेंगे कुछ ना कुछ, रोज बोलेंगे इसने इसके ऊपर गोला मारा, इसने इसके ऊपर बम मारा, इस तरह की चीजें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया फिलोसफी वॉर क्या था। तो वही बहरादीन का यहाँ पे मर्डर होता है, और बहरादीन हमेशा के लिए बहरा हो जाता है, गूंगा भी हो जाता है, और यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में वॉर होना स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वॉर, जो रियल वॉर स्टार्ट होता है ना, टेंशन, वो दो कंट्रीज के बीच में होता है। एक तो होता है सर्बिया और दूसरा कौन सा होता है? ऑस्ट्रिया। लेकिन यहाँ पे ये दोनों को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग टीमें बन जाती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1914 में और खत्म कब होता है? 1919 में। अच्छा, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? कौन सी कंट्री को? वो मिलता है अमेरिका को। क्यों भाई? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है लेकिन अमीर कौन बनता है? अमेरिका। क्यों अमेरिका अमीर बनता है? बहुत सिंपल सा कारण है। देखिए अब यहाँ पे अमेरिका है, ठीक। अमेरिका कहाँ पे? वेस्ट की तरफ है, और अमेरिका पूरी तरीके से आइसोलेट है। ये यूरोपियन नेशंस हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सारे यूरोपियन नेशन एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। तू मैं इसको काटूंगा, मैं उसको छपटूंगा, ठीक है। मतलब कुत्ते बिल्ली की फाइट यहाँ पे चल रही है, कैट फाइट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए? वॉर लड़ रहे हैं, तो वॉर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या है? हथियार, यानी डिफेंस। अब यहाँ पे हथियार चाहिए। हथियार कौन प्रोड्यूस कर रहा था? अमेरिका। अब अमेरिका के पास ये जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और अमेरिका के पास जाएंगे तो हथियार लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। अमेरिका को बदले में क्या देंगे? तो अमेरिका को बदले में देंगे पैसा, यानी डॉलर। देंगे या नहीं देंगे? देंगे। अब अमेरिका यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है? डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस यहाँ पे मैकेनिज्म क्रिएट करेगा नहीं करेगा? इनको ये हथियार देगा, ये लोग इसको पैसे देंगे। और यहाँ पे डिमांड किसका स्टार्ट हो गया है? हथियार का। अब हथियार को बनाने के लिए वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। तो अमेरिका प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा फायदा उठाया। इवन आज भी अमेरिका क्या करता है? वर्ल्ड में 99% जो प्रॉब्लम है उसका जो क्रिएटर है, प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, वो अमेरिका ही है। क्यों? अमेरिका चाहता है कि हर जगह मारामारी होता है, हर जगह लड़ाई होता है। जहां पे लड़ाई होगा वहां पे हथियार चाहिए, और हथियार की बात आएगी तो हम हथियार बेचेंगे, और जब हम हथियार बेचेंगे तो हमारे पास आएगा पैसा, और हमारे पास जब आएगा पैसा हम और हथियार बनाएंगे। मतलब हम तो दूसरी की लड़ाई का फायदा उठा के अमीर बन रहे हैं और वो लोग गरीब बन रहे हैं। तो वर्ल्ड में 99% जो चीजों का जो मुख्य कारण है ना, जो प्रॉब्लम्स का, वो अमेरिका भाई साहब है। इसलिए अमेरिका के ऊपर भरोसा करो। अमेरिका है ना, वो दो मुंहा सांप है। उसके साथ अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, भरोसा करोगे आप डूबोगे। एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि यहाँ पे हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? इसको यूरोपियन वॉर क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज क्या वर्ल्ड वॉर में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज थी? नहीं, कुछ गिनी चुनी कंट्री लड़ रही थी। यूरोप वाले लड़ रहे थे, एक अमेरिका थोड़े एक साल के लिए यहाँ पे वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ था। तो हमने ऐसा क्यों मान लिया कि भाई अगर यूरोप में लड़ाई चल रहा है मतलब पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और इसको वर्ल्ड वॉर 1 नाम देने का जरूरत ही क्या है? बिकॉज लड़ाई तो यूरोप वाले के बीच में चल रही थी ना, और थोड़ा बहुत अमेरिका के साथ चल रही थी। इंडिया तो कुछ था ही नहीं, बाकी सारी कंट्रीज कॉलोनी थी, या तो कॉलोनीज थी या तो वो न्यूट्रल थी। तो उनको वर्ल्ड वॉर क्यों बोलना? हम तो ये बोल सकते हैं ना यूरोपियन वॉर।
क्यों? आखिरकार वॉर तो यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा था ना, पूरे वर्ल्ड में थोड़ी चल रहा था। साउथ अमेरिका कहाँ पे था? अच्छा एक बात बताओ, साउथ अमेरिका क्या वर्ल्ड वॉर में था? नहीं था। क्या एशिया वर्ल्ड वॉर में था? नहीं था। और जब एशिया और ये सब वर्ल्ड वॉर नहीं में, ऑस्ट्रेलिया क्या वर्ल्ड वॉर में था? नहीं था। और जब नहीं था, कनाडा था? नहीं था। तो हमने इसको वर्ल्ड वॉर नाम क्यों दे दिया? तो आई बिलीव कि इसको वर्ल्ड वॉर नाम देना बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है, खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री, वो है ना यूरोपियंस में लिखा है, और उसके लिए वर्ल्ड वॉर नाम दे दिया। बट आई बिलीव इसका नाम यूरोपियन वॉर होना चाहिए, ना कि वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको सारी समझा दी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, या फिर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक छूट गए हैं, कुछ समझाना बाकी रह गया है, यू कैन पुट इनटू द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।